हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और बेसिकली हम लोगों ने लेबर लॉज को देखा, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले पोर्शन को भी देखा। लेकिन मुझे लगता है ना, उसमें कुछ पोर्शन मैंने पढ़ाया है जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नो डाउट उसको मैंने कुछ पोर्शंस हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ाया है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक छोटी सी एक वीडियो सोशल सिक्योरिटी पे दूँ, क्योंकि इससे कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद मैं ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है उससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन इतने फ्लैट होते हैं कि आप अगर उसको मतलब मुश्किल से 10 पेज की नोट्स होगी, उसको पढ़ के अगर नहीं गए आप तो फिर फालतू का लॉस होगा ना 3-4 नंबर का। स्टार्ट करते हैं सोशल सिक्योरिटी फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। और इसमें हम लोग जानेंगे वेरियस लॉज। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल जान लो, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में, फिर स्कोप क्या है सोशल सिक्योरिटी का, ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल सिक्योरिटी का, जैसे कंपेंसेशन, रिस्टोरेशन, प्रिवेंशन, और भी बहुत सारा चीज़ है। इसको देखते हैं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी देखेंगे, जैसे डीपीएसपी के अकॉर्डिंग क्या आता है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन क्या होता है, सोशल इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स कन्वेंशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी राइट्स कैसे कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सोशल सिक्योरिटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मतलब नॉर्मली एजुकेशन चैनल को ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं करते, लेकिन फिर भी। और दूसरी बात, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे, वहाँ जाके उसको कलेक्ट भी कर सकते हो। लेट स्टार्ट विद सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए, सोशल सिक्योरिटीज़ में बहुत कुछ है नहीं, तो कोई इसके लिए अलग से कोई यूनिक नोट्स तैयार करूँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कुछ लॉज बताऊँगा आपको, उसको आप नोट डाउन कर लेना, नहीं तो इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। सोशल सिक्योरिटी जो है ना, वो डिफाइन किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको आईएलओ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ जो सोशल सिक्योरिटी जो है ना, बेसिकली लेबर लॉज से भी रिलेटेड है थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है, जिसमें बात करेगा प्रोटेक्शन सोसाइटी के लिए, जो प्रोवाइड करता है किसी इंडिविजुअल को और किसी हाउस होल्ड को। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन इसके बारे में डिस्कस करता है, इसको डिफाइन कौन करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बताइएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप चीज़ें सीखोगे आराम से। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक तरीके का प्रोटेक्शन है जो कि इंश्योर करता है सोसाइटी कैसे किसी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड को किसी भी किस किस चीज़ की सिक्योरिटी देता है, ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सेस टू हेल्थ केयर। देखिए, एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर नहीं है कहीं पे किसी भी कंट्री में, तो वो कंट्री बेकार है। अगर आप मिनिमम जो लाइफ की जो सबसे लिस्ट रिक्वायरमेंट है वो भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो सोशली सिक्योर कैसे होगा सोसाइटी? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहली हो गई एक्सेस टू हेल्थ केयर। फिर उसके बाद, अच्छा एक चीज़ तो है, एक्सेस टू हेल्थ केयर तो है, लेकिन किन का? वैसे लोगों का जो खुद का ध्यान नहीं रख पाते, जिनके पास कुछ कमी है, जिनके पास एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का, जैसे जिनके पास गारंटीड इनकम सिक्योरिटी नहीं है, वैसे लोग जिनके पास गारंटीड इनकम सिक्योरिटी नहीं है, पहला कंडीशन। वैसे लोग, अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयड हो गया, या अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, या फिर वैसे लोग जो सिक हैं। तो बेसिकली गारंटीड इनकम सिक्योरिटी किनको चाहिए? ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट जिनसे जो इफेक्टेड हैं, या फिर आप मान लीजिए जो लोग सिक हैं, बीमार हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं वो। फिर एक तरीके से वर्क इंजरी जिनको है, ये भी आप कह सकते हो, जिनको वर्क इंजरी है। कोई मान लीजिए कोई लेबर है, वो काम कर रहा था, उसके ऊपर क्या हुआ, उसके पैर पे कुछ गिर गया और उसकी वजह से उसको आम्प्यूट करना पड़ गया। ठीक है, उसके लेग्स उसने लूज़ कर दिया। तो जब उसने लेग लूज़ कर दिया तो फिर वो तो लेबर रह नहीं गया। और एक बात बताइए आप, जब लेबर कोई है
तो वो डेली वेज पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मनरेगा में भी है तो वो डेली वेज पे काम कर रहा है। अगर वो चलने लायक नहीं है तो फिर वह कैसे काम करेगा? तो इसके लिए कहीं ना कुछ तो एश्योरिटी होनी चाहिए ना। जो एश्योरिटी इन चीज़ों को प्रोवाइड की जाएगी ना ऐसे लोगों को जो कि मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो अर्न कर सकें, उसी को कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। और मान लीजिए घर में कोई एक ऐसा आदमी है जो कि सोल ब्रेड अर्नर है या ब्रेड विनर है, जो घर में काम कर रहा है, एकमात्र ऐसा बंदा है जो काम करके ला रहा है और वो खाना पीना घर की सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें उसको अरेंज कर रहा है। और अगर उसके साथ कुछ होता है तो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली उसका जो प्रोटेक्शन है वो क्लियरली डिफाइन करता है ILO कन्वेंशन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन में, ठीक है। जितने भी सोशल सिक्योरिटीज टर्म्स हैं, प्रोटेक्शन है, वो क्लियरली डिफाइंड है ILO कन्वेंशन में, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और टर्म है UN इंस्ट्रूमेंट में भी। और ये ILO कन्वेंशन और UN इंस्ट्रूमेंट ना, इन्होंने सोशल सिक्योरिटी को किसी तरीके से डिफाइन किया पता है? इन्होंने डिफाइन किया बेसिक ह्यूमन राइट्स की तरह, ठीक है। मतलब इनका कहना यह है कि अगर आप किसी को बेसिक हेल्थ पेंशन्स प्रोवाइड कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हो और साथ साथ में टैक्स फिनेंशियल सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो वो उनकी बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स है। अब हम लोग बात करें, अगर जनरल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है वैसे प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और उनके द्वारा एक फ़ंड बनाया जाता है और एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो कि बेसिक पेमेंट करेगा उन लोगों को जो कि काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ एम नहीं करता है किसी पर्सनल वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए, लेकिन वो और भी लिंक करता है नेशनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ध्यान देता है, या इनेबल करता है पेंशन्स को और जो उसके एब्सेंस में रिस्क जनरेट होगा उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सोशल सिक्योरिटी का। इसके बारे में एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। अब अगर बेसिक सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता है। इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी जो होता है वो लेबर प्रोटेक्शन लॉज को क्रिएट करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को ईजिली इंप्लीमेंट करवाता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल सिक्योरिटी का वो देखते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 3 कैटेगरी में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहला हो गया कॉम्पनसेशन, दूसरा होगा रिस्टोरेशन, तीसरा हो गया प्रिवेंशन। अगर हम लोग रिस्टोरेशन की बात करें ऑब्जेक्टिव के एम्बिट में, तो कॉम्पनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन की बात होगी। तो बेसिकली हम समझते हैं कॉम्पनसेशन क्या होगा। देखिए, कोई भी सोशल सिक्योरिटी ना इंश्योर करता है इनकम बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंटिजेंसी। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। जब कॉम्पनसेशन की बात होगी तो कॉन्टीजेंसी की बात होगी। जैसे मान लीजिए कहीं फ्लड आ गया, ठीक है, कॉन्टीजेंसी की बात होगी। कहीं मान लीजिए कहीं फ्लड आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई बहुत बड़ा सुनामी आ गया, तो उस केस में क्या करते हैं, कॉम्पनसेट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी ब्रांच की तरह सपोर्ट करता है कि आप अगर इस तरीके से आप लफड़े में फंसे हो तो वी विल प्रोवाइड यू समथिंग वेरी बेसिक एंड समथिंग, वी विल इंश्योर सिक्योरिटी विच विल बी बेस्ड ऑन इनकम सो दैट इट विल बी अ कंसिडरेशन फॉर यू एंड योर फैमिली, ठीक है। तो ये कंपनसेशन हो गया। अब रिस्टोरेशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इट कैन नॉट क्योर ऑफ वन सिकनेस री एम्प्लॉयमेंट सो एज टू स्टोर हिम और हिज और हर टू अर्लियर कंडीशन, इट इज़ अ सेंस ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ कॉम्पेंसेशन। देखिए, रिस्टोरेशन बेसिक होता क्या है। अब देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सिक हो गए हैं, जो लोग मान लीजिए बहुत ऐसे सिकनेस से रिटर्न नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वैसे लोग जो बीमार हैं,
अब जो लोग बीमार हैं मान लीजिए, उनको फिर से ठीक करके आप रिस्टोर कर सकते हो ना उनके वर्क प्लेस पे। मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और वो क्योरेबल है, उसको क्योर हो सकता है पॉसिबल, सपोर्ट से, फिनेंशियल सपोर्ट, फिर सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट, तो उसको फिर से अगर हम जॉब पे ले गए, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करके, तो ये हो गया रिस्टोरेशन। ठीक है। प्रिवेंशन की बात कर ले तो बेसिकली आप ये जो मेजर्स होता है वो इम्प्लाई होता है कि किसी भी लॉस को अवॉइड करना है पहले। जैसे मान लीजिए सिकनेस हो गया, जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इसको अवॉइड करो पहले ही। जैसे मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है, वो हेलमेट लगा के जा रहा है, काम कर रहा है, तो वो सेफ़ है थोड़ा, वो जो जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स होता है वो पहन रखा है, फास्ट एड बॉक्स उसकी कंपनी में सामने में है, तो पहले से ही इतना सिक्योर रहो कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये प्रिवेंशन की बात हो गई। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब हम लोग समझेंगे स्कोप क्या है सोशल सिक्योरिटी का। स्कोप्स को देखते हैं। ठीक है, स्कोप्स। तो बेसिकली अगर हम लोग इसके स्कोप्स की बात करें तो ब्रॉडर सेंस में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस तो प्रोवाइड करता ही करता है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस तो प्रोवाइड करता ही है। अब देखिए किस तरीके से करता है। तो पहले तो सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है ये। फिर पब्लिक सर्विस की तरीके से वैसे प्रोग्राम्स लाएगा गवर्नमेंट जो कि डायरेक्टली बेनिफिट करेगा, और फिनांस किसके द्वारा किया जाए? गवर्नमेंट के द्वारा। जितने भी मेंबर्स होंगे कम्युनिटी में उनको, जैसे मान लीजिए इबोला आया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अब वहाँ पे इबोला आ गया, तो ये इतना मतलब एक तरीके से इतना बहुत ही खतरनाक एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे जो कि टच से फैलेगा, स्लाइवा से फैलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगी, पीपी किट प्रोवाइड करेगी, क्लीनिनेस पे ध्यान रखेगी। ठीक है, तो ये सब काम गवर्नमेंट के द्वारा होगा। अब किस तरीके से सोशल इंश्योरेंस देता है? बेसिक अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर को देखोगे तो जैसे मान लीजिए किसी ओल्ड एज को सपोर्ट मिला, ओल्ड एज कोई है वर्कर, उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सोशल ही तो है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिक्योरिटी अटैच्ड है। सोशल सिक्योरिटी जो था इस्टेब्लिश किया गया था एज ए बेसिक ह्यूमन राइट आईएलओ के डिक्लेरेशन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेरेशन में। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया था? फिलाडेल्फिया। कब किया गया था? 1944 में। ये एकदम याद रखिएगा। सोशल सिक्योरिटी को बेसिक ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया गया था, और एकदम इस टर्म को याद रखना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेरेशन में फिलाडेल्फिया में हुआ था 1944 में, सोशल सिक्योरिटीज़ को बेसिक ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इनकम सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस क्या क्या था आईएलओ कन्वेंशंस में, और रिकमेंड किया था सोशल सिक्योरिटी। कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन इनके द्वारा लाई गई थी, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला था सोशल सिक्योरिटी, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड था कन्वेंशन का। पहला हो गया द सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन, ये था 1952 में। फिर आया आपको द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए आ गया। ठीक है, ये आया 1962 में। तीसरा जो आया था मेन, उसमें था आपको द एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट कन्वेंशन। द एम्प्लॉयमेंट, अगर इंजर्ड हो जाते हैं, इंजरी बेनिफिट कन्वेंशन, ये 1967 में आया था। इसी तरीके से मेडिकल केस एंड सिकनेस बेनिफिट 1969 में आया था। मेडिकल केस एंड सिकनेस बेनिफिट कन्वेंशन
ये आपको आया था 1969 में, तो अभी तक 4 हो गया। सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन 1952, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1962। उसके बाद द एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट कन्वेंशन 1967। फिर मेडिकल केस एंड सिकनेस बेनिफिट कन्वेंशन 1969, ठीक है। ये 4 हो गया। अब देखिए, एक आया था आपको मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी राइट कन्वेंशन 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आया था एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1988 में। जॉब क्रिएशन इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, ये 1998 में आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये याद रखिएगा, मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने ऑलरेडी लेबर लॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डीपीएसपी, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को बहुत ही तमीज़ से एक्सप्लेन किया है। आप अगर नहीं देखे हो तो उसको एक बार जाके देख लेना, फिर भी मैं तेज़ी से बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारा वेलफेयर प्रोविजंस है सोशल सिक्योरिटी के लिए, किसी भी वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी में है। जैसे कि अब देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या है, ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए क्या क्या है। एक तो डीपीएसपी, आपको पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने इसको ऑलरेडी लेबर लॉ में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत एक्सटेंडेड वे में पढ़ाया है, तो उसको ज़रूरत नहीं है इसको उतना करने का, लेकिन एक बार देख लेंगे। अब देखिए, स्टेट लिस्ट की बात होगी, ठीक है। फिर कंकरेंट लिस्ट की बात होगी, कंकरेंट लिस्ट की बात होगी। अब देखिए, डीपीएसपी की बात करते हैं, तो डीपीएसपी डायरेक्ट करता है किसी स्टेट को कि वो सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे, सोशल ऑर्डर लाए, वेलफेयर ऑफ द पीपल में। ये आर्टिकल 38 बताता है, आपको पता होना चाहिए। लेट मी रिपीट इट अगेन, आर्टिकल 38। जो डीपीएसपी है वो डायरेक्ट करता है किसी स्टेट को कि वो सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे सोशल ऑर्डर को, विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल अंडर आर्टिकल 38। अब देखिए, आर्टिकल 38 तो पता चल गया। एक आता है आर्टिकल 38 क्लॉज 2, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 आता है। अब इसके तहत क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि कैसे भी स्ट्राइव करे मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी टू इन इनकम, तो ये बात करेगा मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम। क्लियर है। सबसे पहला क्या था, आपको पता होगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल का केयर करना है, सिक्योर करना है। अब देखिए, एक है आपको 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज ए, सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इसमें बात करते हैं एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही होगा। तो मैंने डीपीएसपी में ऑलरेडी पढ़ाया है लेबर लॉज में, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 39A एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। क्लियर है। अब देखिए, एक होता है 39B, ये भी इंपॉर्टेंट है। 39B, देखिए इसके तहत क्या होता है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ ए कम्युनिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई मटेरियल रिसोर्स मिल रहा है कम्युनिटी में, ठीक है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पावरफुल आदमी है वो हर चीज़ को कलेक्ट कर ले रहा है और जो गरीब इंसान है, जो कम पावरफुल है, उसके पास कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर इसी तरीके से देखिए आर्टिकल 39C, इसकी पूरी नोट्स में मैं डाल रखा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आईएसपी सिंप्लीफाइड वाले पे, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, इसकी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। 39C की बात कर लें तो इकोनॉमिक सिस्टम शैल ऑपरेट इन अ मैनर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटर्मिनेंट। आपको पता होगा हमारे यहाँ इंडिया में 70% ऑफ द वेल्थ इज़ इन द हैंड ऑफ merely 7 to 8 or 10% of the
सिटीजन्स। तो आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे भी बात हो रही है आपको इक्वल अनइक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ का। अब एक है 39D आर्टिकल 39 क्लॉज डी, इसमें क्या कहता है, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये तो एकदम आप इसको रट लीजिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बेसिकली यहाँ पे मेन एंड वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये है आर्टिकल 39D, ठीक है। और मूव करते हैं आगे थोड़ा। अब देखिए एक 39E है, आर्टिकल 39E है। अब देखिए कैपिटल ई है और कहीं स्मॉल ई मिलेगा, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क यही है कि इसको अमेंड करके डाला गया है, ठीक है। आर्टिकल 39E क्या कहता है? द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाई इकोनॉमिक नेसेसिटी टू इंटर एवोकेशन अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। सीधी सी बात है, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे लोग जो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, उसको अपने ग्रीड के लिए फोर्स नहीं करना है काम करने के लिए, ठीक है। एक आएगा आपको 39 कैपिटल ए, 39 कैपिटल ए, जिसमें बात होगी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 41, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आर्टिकल 41 क्या कहता है, देखिए, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, कुछ स्टेट लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो आइटम नंबर 9 में इसको इंक्लूड किया गया है। बेसिकली स्टेट लिस्ट में रिलीफ फॉर द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। स्टेट लिस्ट की बात कर लें, ठीक है, जिसको नंबर 9 आइटम में पुट किया गया है। तो यहाँ पे बेसिक बात करता है रिलीफ फॉर द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ठीक है। अब आते हैं कंकरेंट लिस्ट के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो रेसिड्यूरी लिस्ट है उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है लेबर लॉ वाले चैप्टर पे, वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ये भी याद रखिएगा। जो भी सोशल सिक्योरिटी है और लेबर वेलफेयर है वो फॉल करता है कंकरेंट लिस्ट में। इसका मतलब क्या है, दोनों यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इसमें लॉ बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके टॉपिक्स के एम्बिट में। लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल, देखिए ये तो एकदम याद रखना है, लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल, ठीक है। लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पॉइंटेड है। इसको तो एकदम 3 स्टार करके नोट्स में डाल लीजिए, ठीक है। चलिए, आइटम नंबर 9 ने तो ऑलरेडी स्टेट लिस्ट में रिलीफ फॉर डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड के लिए एक प्रावधान को रख दिया। आइटम नंबर 24 की बात करें तो बेसिकली इसमें, लेट मी राइट इट, आइटम नंबर 24, ये बेसिकली वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे पीएफ, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन, इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक्स सोशल सिक्योरिटी लॉज जो इंडिया में है और जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया। अभी से जितनी भी सोशल सिक्योरिटी लॉज मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे, वो आपको याद करना है, चाहे जैसे भी याद करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टली क्वेश्चन इससे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, तो बेसिकली कंपनसेशन की बात हो रही है, तो किस चीज़ की कंपनसेशन की बात होगी, तो पेमेंट की होगी, ठीक है। मैं जो फैक्ट्स लिख रहा हूँ ना, बस उतना ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कमैन और हिज फैमिली इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजरीज।
तो किस चीज़ के लिए? तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजरीज के लिए है ये बेसिकली, ठीक है, इंजरी। इसकी वजह से क्या हो सकता है? आदमी डेथ हो सकता है वर्कर का, या फिर वो डिसेबल हो सकता है, या फिर इंजर हो सकता है। डिसेबल की बात ही करते हैं। तो जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 है वो प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन वैसे वर्कर्स को जो इंजर हो चुके हैं या किसी भी एक्सीडेंट में वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो बस आपको बेसिक इतना याद रखना है। एक सबसे बड़ी बात तो आपको 1923 याद रखना है, इस पूरे एक्ट का, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 डेट याद रखना है और इसे किस चीज़ से रिलेटेड है ये याद रखना है। तो ये हो गया पहला। अब हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, ठीक है। चलिए, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की बात करें 1936 में, ये रेगुलेट करता है पेमेंट ऑफ वेज टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि इंश्योर करेगा रेगुलर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेजेज। रेगुलर वेजेज, बस इतना याद रखिए, रेगुलर एंड मिनिमम वेजेस इतना ध्यान रखिएगा। और जो कि किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा? एक्सप्लॉयटेशन को। एक्सप्लॉयटेशन को, आप एक बात सोचिए, कोई लेबर काम कर रहा है, मान लीजिए 200 रुपीज़ पर डे पे काम कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसे वो होते हैं कि अब यहाँ पे लेबर्स की, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं, तो बोलेंगे 100 रुपीज़ में ही कर दो तब मैं तुम्हें काम दूंगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। जो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है से ज़्यादा लोग इफेक्टेड ना हो, इस चीज़ के लिए पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 को लाया गया। बेसिकली ये रेगुलेट करता है पेमेंट ऑफ वेज को जो सर्टेन क्लास के एम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनके लिए। इसका मेन पर्सन है कि कैसे भी इंश्योर करेगा रेगुलर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड प्रिवेंट करेगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेज अर्नर्स बाय प्रोहिबिटिंग आर्बिट्रेरी फाइन्स एंड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। ये भी इंश्योर करेगा कि रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट मिले, मतलब टाइमली पेमेंट भी इंश्योर करेगा, ठीक है। और साथ साथ में ही यह इंश्योर करेगा कि नो आर्बिट्रेरी डिडक्शन आर मेड, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा इनके पेमेंट से काटा ना जाए। यह जो एक्ट है वो अप्लाई होता है पर्सन्स जो कि एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज़ में। कहाँ पे? फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, ऑयल्स फील्ड में, रेलवेज में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉक वर्कर्स एक्ट 1948। देखिए जितना मैं बता रहा हूँ ना उसको एकदम ध्यान रखते चलिएगा और डेट भी याद होनी चाहिए साथ साथ में। तो डॉक वर्कर्स एक्ट एक तरीके से रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948 इसको आप कह सकते हैं, डॉक वर्कर्स एक्ट 1948। अब इसके एम्बिट में क्या आता है? यह जो एक्ट है और स्कीम है वो सोशल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। इसका मेन पर्पस है कि वेलफेयर ऑफ द डॉक वर्कर्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से आप कह सकते हो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, सोशल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डॉक वर्कर्स के बारे में बात करेगा। यह जो एक्ट है वो एम्पावर करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी भी मेजर पोर्ट्स पे वो लगेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जो अदर छोटे मोटे पोर्ट्स होते हैं तो वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक वर्कर्स को इंश्योर किया जाए और रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी मेंटेन किया जाए। अब चलते हैं हम लोग मिनिमम वेज एक्ट 1948 पे। दिस इज़ 5 स्टार। मिनिमम वेज एक्ट 1948 ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो कि इनैक्ट किया गया है बेनिफिट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लाया गया था आपको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए, ठीक है। और इसकी बेनिफिट क्या है? तो यह इनेक्ट किया गया था बेसिकली किस चीज़ के लिए? फिक्सिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइविंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। इस पे फोकस करेगा ये, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पे फोकस करेगा, ठीक है। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 पे। तो बेसिकली यह क्या क्या कवर करता है? फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। मैंने दोनों की डेफिनेशन को लेबर लॉज में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया, एक बार सुन लेना। तो फैक्ट्रीज हो या इस्टेब्लिशमेंट हो जहाँ पे
ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हों, और वहाँ पे उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? देखिए, बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में ही उनके फैमिलीज़ को भी कैश बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर वो उनकी फैमिली में से कोई सिक हो जा रहा है, या फिर मैटरनिटी एंड मंथली पेमेंट्स भी उनको देना पड़ेगा अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाते हैं तब। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो एक तरीके से डेजिग्नेटेड है किस चीज़ के लिए? वो प्रोटेक्ट करेगा वर्कर्स को फैक्ट्रीज़ के अंदर। यह जो एक्ट है वो बहुत सारे अमेंडमेंट से गुजरा है टाइम टू टाइम पे। मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें इस एक्ट का तो इंश्योर करता है एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स and to promote the health and safety of the worker and further deal with the benefits of welfare facility and health safety। तो याद रखिएगा, फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करेंगे तो हम हेल्थ सेफ्टी की ही बात करेंगे, वर्कर्स के हेल्थ सेफ्टी, हाइजीन इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? सबसे पहला हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, जिसमें पेमेंट रिलेटेड, अगर इंजरी होगा, हेल्थ रिलेटेड डेथ होगा या डिसेबल होगा तो पेमेंट होगा। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट हम लोगों ने 1936 वाला देखा, फिर डॉक वर्कर्स एक्ट 1948, फिर मिनिमम वेज एक्ट 1948, फिर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जहाँ पे हेल्थ बेनिफिट की बात होगी, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जहाँ पे कंप्रिहेंसिव मेडिकल केयर की बात होगी। उसके बाद अगर हम लोग मूव करें फैक्ट्री एक्ट 1948 में तो यहाँ पे एडिक्वेट सेफ्टी की बात होगी, हेल्थ सेफ्टी या फिर हाइजीन सेफ्टी इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री। फिर हम लोग माइंस एक्ट की बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं माइंस एक्ट पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माइंस एक्ट 1952 का। तो इसको बेसिकली इनेक्ट किया गया, अमेंड करना था, बहुत सारे जो लॉज थे उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ में रेगुलेट करना था। बेसिक इसका जो आइडिया था ना, इसके पीछे सेफ्टी इन माइंस का था, लेबर्स वर्किंग इन माइंस, उनके सेफ्टी की बात करना था। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसका बेसिक एम क्या था कि आप उनको सेफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो माइंस के अंदर, सर्टेन अमेनिटीज़ दो वर्कर्स को, एम्प्लॉयमेंट जो उसमें कर रहे हैं ऑलरेडी उसको। एलॉबरेटेड प्रोविजंस क्या था जो कि बनाया गया था? वो था आपको सेफ गार्डिंग, एक तरीके से हेल्दी एंड सेफ्टी वर्कर्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना था और उनके वेलफेयर को प्रमोट करना था। ओवरऑल घूम फिर के तो हर चीज़ एक ही बात पे जाती है, लेकिन फिर भी हर चीज़ की अलग अलग कंडीशंस होती है। नेक्स्ट जो हमारा वो है वो द एम्प्लॉयज़ एक्ट है, प्रोविजंस फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसके अगर बात करें, ये अप्लाई किया जाता है बेसिकली स्पेसिफिक शेड्यूल्ड फैक्ट्रीज। देखिए शेड्यूल्ड, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में इसी तरीके से बनेगा फैक्ट्रीज़ के लिए। तो वैसे इस्टेब्लिशमेंट, वैसे फैक्ट्रीज़ जो कि कम से कम 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय उसके अंदर हैं, ठीक है। और इंश्योर करेंगे टर्मिनल बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन पेंशन, सुपर एनुएशन पेंशन एंड फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस। तो ये अब एक चीज़ समझिए, शेड्यूल्ड फैक्ट्रीज़ क्या होता है, स्टेब्लिशमेंट क्या होता है। वैसी फैक्ट्रीज़ जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मार्क्ड पे है, गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया है। अब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉज अगर हम लोग बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें काफ़ी डिटेलिंग होगा क्योंकि इसको डिटेल से पढ़ना है, एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो आया था वो 1961 में आया था। मैटरनिटी एक प्रोसेस है जो कि बहुत नेसेसरी है कंटिन्यूएंस ऑफ ह्यूमन जनरेशंस के लिए, जो कि एक गिवन गिफ्ट है किसी भी वुमेन को, ठीक है। प्रेगनेंसी के वक्त हर एक वुमेन जो फिजिकली वीक हो जाती हैं, अनडाउटली इन दैट, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, तो फिजिकली वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो अब वीक हो गई तो वो काम कैसे कंटिन्यू करेंगी? बट उनको रेन्यूमरेशन तो चाहिए, बट उनको फीस तो चाहिए, उनका फैमिली भी तो चलना है, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी होती है, हर एक वुमेन वीक हो जाती है फिजिकली, तो अपने वर्क को कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो अगर कोई वुमेन वर्क कर रही है देन सी बिकम अनेबल टू वर्क समटाइम्स इन पेरेंटल एंड पोस्ट, एक तरीके से आप समझिएगा एक दो टर्म होता है, एक होता है प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पीरियड होता है प्रेगनेंसी में।
अब देखिए इस केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप द वेजेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे कंसिक्वेंसेस। एक टर्म होता है ना, नो पे नो वेज, ये लगा के, अब देखिए इंसान तो क्रूएल है ही, आपको पता ही है, ग्रीडी भी है, तो ये लगा के उनके जो वेज होते हैं उसको रोक देता है। अब इस सिचुएशन में क्या आएगा, इनसिक्योरिटी आएगा, इनकम इंटरप्शंस होगा। अब बताइए जब एक वुमेन को, उसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा नीड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, उस वक्त अगर नो वर्क नो पे हो जाए तो बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है ये। अब इस केसेस में क्या होता है, अरेंजमेंट्स बनाया गया है टू प्रोवाइड असिस्टेंस और सिक्योरिटी टू द वुमेन एज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। इसी को हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं। और ये आया किसके एम्बिट में है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के एम्बिट में आया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है इट एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉय इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के आफ्टर, चाइल्ड बर्थ के बिफोर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। अब देखिए कुछ डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। जैसे डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बर्थ दिया जाता है। ठीक है, चलिए मिसकैरेज आपको पता होगा कि नेचुरल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, जो कि प्रिवेंट करता है बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड डिस्टर्ब्स द डिलीवरी प्रोसेस। अब देखिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 यह कहता है, यह मेंशन करता है कि अगर कोई वुमेन वर्किंग है फ्रॉम एटलीस्ट 80 days इन प्रीसीडिंग 12 months देन सी शैल बी इंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। अगर मानिए कोई वुमेन 12 महीने, देखिए मैंने इसको ऑलरेडी लेबर लॉज में पढ़ाया लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में आता है। 12 months की बात कर लें, ठीक है, जब से उनको लीव चाहिए उससे। अब वो 12 महीने, ऑलरेडी 12 महीने में वो 80 days वर्क कर चुकी हैं, तो वो मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती हैं। ये हो गया सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर में ये आया। अब देखिए अमाउंट ऑफ बेनिफिट क्या होगा। ये आता है आपको सेक्शन 5 क्लॉज 1, कहता है एन अमाउंट इक्वल टू डेली एवरेज वेजेज ऑफ लास्ट 3 months और ₹10 या फिर मिनिमम वेज फिक्स जो गवर्नमेंट ने किया है, जो भी हायर होगा, शैल बी पेड टू द वुमेन ड्यूरिंग लीव टेकन फॉर डिलीवरी, मिसकैरेज, एबॉर्शन या ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, परमानेंट मेजर होता है बर्थ कंट्रोल का वुमेन में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मिसकैरेज, एबॉर्शन, ट्यूबेक्टोमी का, जो कि सेक्शन 9 के अंदर डिस्कस्ड है, अगर किसी भी वुमेन में मिसकैरेज होता है 6 week लीव शैल बी गिवन। अगर मिसकैरेज के टर्म में, ये जानते हो बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको समझना चाहिए। मिसकैरेज में 6 week लीव गिवन होगा, 20 weeks फॉर डिलीवरी, 6 weeks फॉर एबॉर्शन। इसी तरीके से एक वुमेन 2 week का मैटरनिटी लीव ले सकती है इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या है लीव को, बेनिफिट को लेने का। तो एक एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय द वुमेन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट। एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, तो ये प्रोसीड्योर हो गया। अब देखिए जो टेंटेटिव डेट ऑफ डिलीवरी होगा, ठीक है, और नेम नॉमिनी का मेंशन होगा, किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट, एक प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट की तरह उन सब कुछ इंश्योर किया जाएगा। अब देखिए नेचर क्या है बेनिफिट का, ये नेचर ऑफ द बेनिफिट मेंशन है, नेचर ऑफ द बेनिफिट मेंशन है सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 में। एक वुमेन जो है वो अवेल करेंगे 12 week लीव फॉर मैटरनिटी, 12 week लीव फॉर मैटरनिटी, 6 week फॉर प्रीनेटल एंड 6 week फॉर पोस्ट नेटल। तभी तो हुआ बर्थ से 6 week पहले, 6 week बाद। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब देखिए एक चीज़ बात करते हैं, एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 10 के अंदर बात होता है कि अगर मान लीजिए डिलीवरी, मिसकैरेज, एबॉर्शन, ट्यूबेक्टोमी के वक्त कोई इन्फेक्शन लग जाए वुमेन को, वुमेन एम्प्लॉय काम पे आ नहीं सकती हैं, तो उस वक्त 1 मंथ का एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट होता है। तो ये हो गया आपको एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट। ये क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन आ गया डिलीवरी के वक्त, मिसकैरेज के वक्त, या एबॉर्शन के वक्त, या ट्यूबेक्टोमी के वक्त, तो आप उसको 1 मंथ का एक्सटेंडेड वर्क मैटरनिटी बेनिफिट दोगे। अगर हम लोग मेडिकल बोनस की बात कर लें तो वुमेन एम्प्लॉय में मेडिकल बोनस दिया जाएगा डिलीवरी के केस में, जितने भी केसेस मैंने बताया उसमें। अगर कोई एम्प्लॉयर है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई शॉर्टेज फील ना हो, ठीक है। चलिए, अब एक टर्म होता है फॉरफिट्यूर ऑफ बेनिफिट। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, ये सेक्शन 18 के अंदर डिस्कस किया गया है। अगर कोई वुमेन जिसने मैटरनिटी बेनिफिट लिया है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से, किसी भी वर्किंग कंडीशन से, वर्किंग प्लेस से, और लेने के बाद वो कहीं और वर्क करते दिख गई ना, मतलब वो एक जगह से छुट्टी लेके मैटरनिटी बेनिफिट लेके अगर उनको कहीं और इफ़ दे फाउंड वर्किंग इन एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन द एम्प्लॉयर्स कैन बी फॉरफिट देयर बेनिफिट। तो उनको उस बेनिफिट से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म होता है नर्सिंग ब्रेक। इफ़ ए वुमेन रिटर्न्स ऑन हर वर्क आफ्टर मैटरनिटी बेनिफिट एंड ब्रिंग्स हर चाइल्ड विथ हर, मतलब क्या हुआ कि मैटरनिटी बेनिफिट ख़त्म हुआ और वो अपने साथ अगर किसी चाइल्ड को लेके आती हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर वो चाइल्ड को लेके आती हैं, सी शैल बी गिवन 2 एडिशनल ब्रेक फॉर 15 मिनट इच टिल द चाइल्ड अटेन्स 15 मंथ ऑफ एज। तो जब तक चाइल्ड 15 मंथ्स का नहीं हो जाता है तो उनको 2 ब्रेक्स मिलेगा बीच बीच में, 15 मिनट्स का दो बार ब्रेक्स मिलेगा, ठीक है। हो सकता है ब्रेस्ट फीड के लिए मिले या फिर किसी चीज़ के लिए, लेकिन 2 बार मिलेगा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़। अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर्स है वो फेल कर जाए, भाई अब मैं नहीं दूंगा, इफ़ एन एम्प्लॉयर्स डजंट प्रोवाइड द मैटरनिटी बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस डिस्क्राइब्ड इन द एक्ट दैट ही मे बी पनिश्ड फॉर 3 months टू 1 year। देखिए 3 महीने से लेकर के 1 साल तक फाइन, उनको प्रिजन हो सकता है। और फाइन कितना हो सकता है, फाइन हो सकता है 2000 से लेके 5000, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जो अमेंडमेंट हुआ उसको देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 की। यह अमेंडमेंट है 2017 में। तो बेसिकली यह जो एक्ट था मे बी कॉल्ड द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसको अमेंड किया गया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कौन सा था इससे पहले वाला, आपको याद होना चाहिए, 1961 को अमेंड किया गया 2017 में, ठीक है। अब हम लोग बात करें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो था, हेयर आफ्टर उसको फिर बेसिकली एज ए प्रिंसिपल एक्ट की तरह देखा गया। सेक्शन 3 क्लॉज बी में फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। कौन सा क्लॉज डाला गया, सेक्शन बी, सेक्शन 3 सब क्लॉज बी, इसको ऐड किया गया, ठीक है। जो कि बेसिकली कमीशनिंग मदर्स, जो कि बायोलॉजिकल मदर होती है, जिसका जो अपनी एग को यूज़ करके क्रिएट करती है एक एम्ब्रॉयो, इम्प्लीमेंटेशन इन अदर वुमेन, उनके बारे में अब ये बात किया गया। मतलब सेक्शन 3 सब क्लॉज बी में बेसिकली एक कमीशनिंग वुमेन होती है ना, जैसे कि अपने बायोलॉजिकल मदर होंगी लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, मतलब वो किसी और को यूज़ करेंगी, खुद की एग को क्रिएट करेंगी, एक एम्ब्रॉयो आप एम्ब्रॉयो इम्प्लांटेड समझिए किसी अदर वुमेन में, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट रेगुलेशन होगा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में समझेंगे, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के बारे में समझेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ और मैटरनिटी बेनिफिट में रह जा रहा है, ठीक है। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे एक फैसिलिटी होता है क्रीचेस का, जो कि दिया जाएगा एक सेपरेट में
उस वुमेन को जो कि प्रेग्नेंट थी और उनके पास चाइल्ड है। प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर शैल अलाउ 4 विजिट्स अ डे टू द क्रेचेस बाय द वुमेन विथ शैल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनल एंड रेस्ट अलाउड टू हर। तो आप इस क्रेच में जाके स्पेशली बनाया जाएगा उन जो न्यूली मॉम हैं उनके लिए। एक तो यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं, दूसरा ये वहाँ पे रेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसको ध्यान देना चाहिए अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो, ठीक है। हर एक इस्टेब्लिशमेंट में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, एक राइटिंग में आपको स्टेटमेंट देना होगा जो उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में और उनके बेनिफिट को ये क्लियर करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। बेसिकली ये रेगुलेट करता है आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में, और प्रोवाइड करता है इट्स एबोलिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल इफ़ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इंगेजेस 20 और मोर वर्कर्स। तो ये एम्प्लॉयर तभी होगा, अप्लाई तभी होगा जब 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे उस इस्टेब्लिशमेंट में, उस वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क देन, तो बेसिकली ये कवर किया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के अंदर में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप स्किप मत करना, ठीक है। अब कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर 15 डे वेजेस फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस टू एम्प्लॉय हु हैव वर्कड फॉर 5 ईयर्स। अगर मान लीजिए कोई आदमी 5 साल तक किसी एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा था, ठीक है, ठीक है, तो उसको 15 दिन का वेज प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस टू एम्प्लॉयज़ हु हैव वर्कड फॉर 5 ईयर्स और मोर इन एस्टेब्लिशमेंट हैविंग अ मिनिमम फॉर 10 वर्कर्स। अगर कोई एक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे कम से कम 10 वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे उनको 15 दिन की वेज प्रोवाइड किया जाएगी हर साल उनके सर्विस में, जो कि वर्क कर चुके हैं 5 साल मिनिमम उस कंपनी में, उस एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। 15 डेज याद रखिएगा ऑफ वेजेस विल बी एडेड इफ़ अ पर्सन हैज़ वर्कड फॉर 5 ईयर्स और मोर इन एन एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे मिनिमम 10 वर्कर्स हैं। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। लेट्स टॉक अबाउट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। तो इसको इनैक्ट किया गया था, बेसिकली इसको रेगुलेट करना था एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस सर्विसेज को इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, या जो बेनिफिट था वो इंक्लूड था, जैसे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो मान लीजिए बिहार यूपी से निकल के अगर कहीं कोई पंजाब जा रहे हैं, ठीक है, पंजाब जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको एक तरीके से, मतलब मैं तो खुद डायरेक्ट लाइव मतलब बहुत सारे वर्कर से मिलता हूँ, ठीक है, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि जैसे मान लीजिए वो पंजाब गए, ठीक है, पंजाब गए तो वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ, जैसे मान लीजिए उनको 50 के पे करना था, वो जो जहाँ पे वो काम किए, वो लोग उनको 30 के पे कर देते हैं और 20 के होल्ड कर लेते हैं। क्यों होल्ड करते हैं पता है? ताकि वो घर जाएँ और ये एश्योर हो कि वो फिर से रिटर्न उसी जगह पे आएँ, जो कि बहुत मतलब उनके फ्रीडम को रोक रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यह जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है, रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1979, इसको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लाया गया। बेसिकली इसमें बेनिफिट क्या क्या इंक्लूडेड है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेज, रेट्स, हॉलीडेज, हाउस ऑफ वर्क एंड अदर कंडीशंस फॉर वर्क फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। अब जैसे मान लीजिए वो मान लीजिए कि यूपी के किसी गाँव से निकल के गए हैं और पंजाब में काम कर रहे हैं, उनको सोने के लिए जहाँ पे उनकी गायें रहती हैं वहाँ दिया जाता है। तो कुछ कंडीशंस देखना चाहिए, कुछ वर्किंग कंडीशंस को ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी रहना चाहिए। अब देखो बेसिक ह्यूमन कंडीशन क्राइटेरिया ही हो गया कि ह्यूमैनिटी अब नहीं रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आया हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। तो बेसिकली इसका मेन एम क्या है? मेन एम है आपको सेफ एंड हेल्दी इन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना टू द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एट द वर्क प्लेस। एक फंड क्रिएट किया जाएगा विद द रेवेन्यू फ्रॉम सेस कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर से सेस कनेक्ट होगा, एक तरीके का टैक्स समझिए, और उससे एक फ़ंड बनाया जाएगा, ठीक है। उस फंड में बेसिकली बात होगी सेफ्टी एंड हेल्दी कंडीशंस फॉर द वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो कि वर्क कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉयर है, वो सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर मान लीजिए एस्बेस्टॉस में काम कर रहा है, उसको बीमारी कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ।
न्यू, मोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, स्कोपिक, सिलिकोनो, कॉन्वोनियोसिस। यह एक डिजीज़ का नाम है और शायद इंग्लिश लेटर में सबसे बड़ा नाम भी है। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोनो कॉन्वोनियोसिस। ये सिलिका इंडस्ट्री में काम करने पे बीमारी लगती है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं उनके, फिर उनके मतलब लिवर को, लंग्स को, किडनी को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इफेक्ट करती हैं। डाइज बनाने वाली कंपनीज़ हो गई, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो वर्कर्स का बेनिफिट आता है इस एक्ट के तहत, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के एम्बिट में, तो बेसिकली इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी एक्सीडेंट में, पेमेंट ऑफ पेंशन, हाउस बिल्डिंग लोन्स, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम निकाला जाएगा, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस मैटरनिटी बेनिफिट ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देखिए ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हम लोग बहुत सारे स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, जिसको MG नरेगा भी कहते हैं, फिर PM ग्राम सड़क योजना, इसको PMGSY भी कहते हैं, फिर PMGSY का सीक्वेंस पढ़ लेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पढ़ लेंगे, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ये सारा देखने के बाद हम लोग फिर देख लेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर आ जाएगा आपको मिशन अंत्योदय आ जाएगा, आयुष्मान भारत स्कीम आ जाएगा, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्कीम आ जाएगा, फिर जननी सुरक्षा योजना आ जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना आ जाएगा, मिशन इंद्रधनुष आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारा स्कीम आएगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें, अगर हम लोग नरेगा की बात ना करें, मनरेगा MG नरेगा की बात ना करें, तो फिर ये बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम ये लाया गया कब? आपको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट के लिए लाया गया था 2005 में। पहले था ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, बाद में इसके आगे में जोड़ दिया गया महात्मा गांधी, फिर ये बन गया महात्मा गांधी। पहले था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, उसके बाद इसमें क्या गया, गांधी जी ने एंट्री ले लिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी एंट्री ले लिया, तो ये हो गया MG NRGEG, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसको बेसिकली NREG को लाया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लाया गया था 2005 में। पूरी कंट्री में विच रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, 100% जहाँ पे अर्बन है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, वहाँ पे एडल्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं रूरल हाउस होल्ड के काम के लिए भी, और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट जो होगा ना वो दिया जाएगा 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे 15 दिन में रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे मैंने आज जाके मान लीजिए मुझे नरेगा के तहत जॉब चाहिए, कुछ काम करना है, तो मैं जाकर रजिस्ट्रेशन किया, तो मुझे 15 डेज़ के अंदर जॉब दिया जाएगा बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। 15 दिन के बाद दिया जाएगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट फेल कर जाती है, अगर मान लीजिए आसपास के एरिया में, पंचायत में, फिर सब ड्यू में, एरिया में, क्रॉस स्क्वायर एरिया में, अगर मानिए उनको एम्प्लॉयमेंट देने में गवर्नमेंट फेल कर जाती है, तो उनको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ये 100% श्योर है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, जैसे मान लीजिए आपकी विलेज है ये, तो इस विलेज से अगर आप रेडियस लीजिएगा तो 5 किलोमीटर मैक्सिमम आप निकल के, ये आपका विलेज का रेडियस हो गया मान लीजिए, तो 5 किलोमीटर तक ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं दिया जाएगा नरेगा के अंदर में। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपको बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो भी आपको पेमेंट होता है उसका 10% आपको दिया जाएगा, साथ में ही अलाउंसेस भी पेड किया जाएगा, ठीक है। वेजेज जो होगा, जो वेज दिया जाएगा वो एज पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत दिया जाएगा। बेनिफिशियरीज की बात करें तो कम से कम 1/3 वुमेन होनी चाहिए इन्वॉल्व इसमें, और एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क विल बी अलॉटेड टू इन ग्राम पंचायत वाले रीजन में 50% ऑफ वर्क उनको अलॉट किया जाएगा कम से कम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, 100% वेज कॉस्ट जो अनस्किल्ड लेबर का होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, और 75, देखिए इसमें दो चीज़ है, सेंट्रल कहाँ पे करेगी, कैसे कैसे ये देख लेते हैं। तो 100% पे करेगी अगर वो वेज की बात हो रही है, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स के लिए तो 100% पे करेगी, अगर स्किल्ड लेबर के लिए बात हो रही है तो 75% पे करेगी, प्लस मटेरियल कॉस्ट जो होगा उसमें भी वो 75% पे करेगी, ठीक है। ये कंडीशंस हैं बेसिक। एक कंडीशन और है, अगर मानिए कोई कहीं एरिया है जहाँ के यूथ्स जॉब खोज रहे हैं, जो ड्रॉट हिट एरिया है, वहाँ पे 150 डेज़ उनको एश्योर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 100 डेज से एक्सटेंड 50 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, और स्कीम आप समझ लीजिए। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पढ़ाऊंगा। सोशल सिक्योरिटी अभी सिर्फ बेसिक्स है, कोर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी ने इम्पैक्ट दिया,
ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है। क्या क्या कंडीशंस बेनिफिट होती है, एक तो हेल्थ हो गया, और फिर लॉस ऑफ इनकम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो गया, लॉस ऑफ इनकम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट मिल गया, फिर सिकनेस हुआ उसमें भी हेल्प मिल गया, या ओल्डर लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो गया, जिनकी इनकम सिक्योर नहीं थी, वो रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है, उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के तहत जो जोड़ा गया उससे उनका बेनिफिट मिला, उनकी फैमिलीज़ को थोड़ा सपोर्ट मिल गया, एजुकेशन में भी उनको हेल्प मिल गया। वैसे एम्प्लॉयज़ एंड एंटरप्राइज जो सोशल सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं स्टेबल लेबर रिलेशंस में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करता है, उसकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट होती है वो काफ़ी बैलेंस्ड वे में होती है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉजिटिव आस्पेक्ट है जो कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करेगा, एक तरीके से आप कह सकते हो उनके लाइफ में क्विजनिंग लाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक वर्ड्स है। अब देखिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ हमारा सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं लाऊंगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसको आप रखना अपने पास, मैं अपने नोट्स दूंगा आपको, उसको आप किसी भी एग्जाम के मेंस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अब देखिए जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है ना, उसने बेसिकली टोटल पहले क्या था, 9 सेंट्रल लेबर लेजिस्लेशन था, टोटल 9, ठीक है, उसको सब्ज्यूम कर लिया, ठीक है। कौन कौन था, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन। अब देखिए वो कौन कौन सा एक्ट था, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, द एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज एक्ट 1959। ये सारा याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जान लीजिए क्योंकि इसको मर्ज किया गया है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, द सीने वर्कर जो फिल्म में काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी 2008। अब इसी के साथ समझिए द बेसिक कोड क्या था, जो भी ऑब्जेक्टिव था कोड का सोशल सिक्योरिटी पे 2000, उसको अमेंड किया गया, एक जगह कंसोलिडेट किया गया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज था सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड उसके गोल्स जो थे ना वाइडर नहीं थे। और अगर मानिए आप बहुत सारे मान लीजिए n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, उसको अगर आप एक जगह कन्फाइन कर दीजिए तो वो सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया, ईजी टू रीड हो गया। तो ये सारी चीज़ पर भी ध्यान देना है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी is to amend and consolidate the existing labor laws relating to social security with the wider goal of extending social security benefit to all the employees and workers irrespective of belonging to the organized, either whether they belongs to organized sector or not, whether they are working with organized sector, it doesn't matter. The code क्या मैंडेट करता है, बेसिक ये सेटअप करेगा सोशल सिक्योरिटी फंड। अब क्या करेगा, जो नया वाला कोड आया 2020 वाला, वो सोशल सिक्योरिटी फंड इसको सेटअप करेगा, सोशल सिक्योरिटी फंड को सेट करेगा। बेसिक इसका आइडिया यही है, दोनों सेंट्रल लेवल पे भी एज वेल एज स्टेट लेवल पे भी। अब देखिए इसमें एक आता है सेक्शन 141 क्लॉज 1 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिस्क्राइब करता है कि देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर। अब देखिए गिग वर्कर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जोमेटो या जोमेटो डजेंट मैटर, इसके लिए क्या हो गया, ये एक ऐप है, इस पर लाखों लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना जो पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करके जॉब कर रहे हैं। लेकिन गिग वर्कर्स क्या होते हैं, वो बाहर के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये लोग अपना परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं बुलाते हैं। जैसे जोमेटो की जो इंडस्ट्री, मान लीजिए वो कंपनी खोल रखे हैं नोएडा या गुड़गांव में, तो वहाँ पे खोल रखे हैं, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ बैठ रहे हैं उनको ये कह रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय। बट गिग वर्कर्स क्या हो गए, जो इनसे पार्ट टाइम जो डिलीवरी काम कर रहे हैं वो गिग वर्कर्स हो गए, ठीक है। जैसे चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इंजीनियरिंग सेगमेंट में, तो मान लीजिए वहाँ गिग वर्कर्स क्या हो गए, जहाँ पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके अर्न करते हैं। बट वो जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट है ना, उनको वो एम्प्लॉयज़ नहीं मानते, उनको वो एज ए गिग वर्कर काम करते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी लाया गया। तो ये बेनिफिट था आपको जो भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लाया गया। अब देखिए टोटल सोशल सिक्योरिटी को मैंने लगभग 1 घंटे में वाइंड अप कर दिया, और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन वेट कीजिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो मैं अलग से लाऊंगा, उसकी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ मेंस के लिए। तो ये रहा आपको सोशल सिक्योरिटी फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। अगर आपको मेरा कंटेंट वाकई अच्छा लग रहा है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ,
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जब हम लोग स्कीम देखेंगे ना सोशल सिक्योरिटीज़ की, तो उसमें मैं जितने भी MCQ पूछा गया उसको भी डाल दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल सिक्योरिटी, यू आर वाचिंग ISPC सिंप्लीफाइड। मेरा काम है सिंप्लीफिकेशन का, जितना कम समय हो सके। देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैंने यही सीखा है, इंजीनियर्स लोग इंजीनियर कम मैनेजमेंट ज़्यादा सीखते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैं कोई रील्स नहीं बनाता हूँ, ठीक है। जो मेहनत करता हूँ पढ़ा के ही करता हूँ, तो आपको अगर लग रहा है अच्छा कंटेंट तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।